जी। तो नॉन रेम में हमारे This call is now being recorded. जो स्टेज 1 है वो लाइटेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप होती है, नियरली 1 to 7 मिनट्स का नियरली होती है और 2 to 5% टोटल स्लीप होती है। इसी के साथ अपने नोट्स में आप फुट नोट में रख लीजिएगा कि जैसे हमारे यहाँ 5 साइकिल हैं, 4 नॉन रेम और 1 रेम, ठीक है ना? तो ये 5 साइकिल है हमारे पास, 4 स्टेजेस ऑफ नॉन रेम एंड 1 स्टेज ऑफ प्योर रेम, ओके? तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ईच साइकिल इज कंस्टिट्यूट ऑफ 90 मिनट्स, यानी कि एक साइकिल जो है वो 90 मिनट की है। तो 90 मिनट इंटू 5 यानी कि 5, तो कितना हो गया? 450 मिनट। अगर इसी को हम घंटों में यानी कि आवर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे निकल के आते हैं 7.5 घंटे एवरेज में। इसलिए हम कहते हैं 7.5 से 8 घंटे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं स्लीप के, या कहीं निद्रा इतने घंटों की होती है, ठीक है? अब यहाँ तक हम कर चुके हुए हैं, फिर ठीक है, इसको हम अल्फा वेव के नाम से जानते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18 to 13 साइकिल्स पर सेकेंड। और इसके अंदर हमें हाइपोजेनिक हेलुसिनेशन होते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ सकता है कि किस प्रकार के हेलुसिनेशन, किस प्रकार की और मतलब किस अवस्था में ये होते हैं, ठीक है? उसके बाद आएगा आपका इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन जो अराइज होता है, इसमें जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बिल्कुल जैसे कि हाइपेनिक जर्क्स जो होते हैं वो हमें इसके अंदर महसूस होते हैं, ठीक है? फिर आएगा स्टेज 2। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होगा, यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से। ये ग्राफ को एक बार देख लीजिएगा टू अंडरस्टैंड, ठीक है? जैसे कि हम इस ग्राफ को देख लेंगे एक बार यहाँ पर। तो स्लाइटली डीपर स्टेज जो है स्टेज 2 की, वो रहेगी, यानी कि इसमें थोड़ी और गहरी नींद आएगी। पहले थोड़ी कम गहरी थी, अब थोड़ी और ज्यादा गहरी हो गई है। ये 10 से 25 मिनट की होती है और इसकी जो लेंथ होती है सक्सेसिव साइकिल की नियरली 45 to 55% ऑफ द टोटल स्लीप है। यानी कि यहाँ जो हमने देखा कि जो हमारी टोटल स्लीप जो होती है जिसके अंदर रैम एंड नॉन रैम है, ये तो एक 75% है, ये 25% है। तो ये टोटल का 45 to 55% अकेला कौन ले जाता है? हमारा स्टेज 2। कौन ले जाता है? स्टेज 2 टोटल का, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रखिएगा अपने फुट नोट में, या फिर आप जब उसको बना रहे हैं अपने टेबल को, तो टेबल में ये चीज को हाईलाइट करके रखिएगा, ठीक है? इस नींद में हम जब कहते हैं ना घोड़े बेच के सो रहे हैं, तो ये वाली अवस्था आती है जिसके अंदर एक्चुअल में कहीं बाहर कोई आवाज हो रही है, शोर है, कुछ भी इस प्रकार का कुछ नहीं याद रहता और कुछ नहीं पता चलता, ठीक है? फिर आएगा इसमें जो स्लीप स्पिंडल्स होते हैं, मैं स्लीप स्पिंडल्स के बारे में हमने एक बार चर्चा की थी कि एक तरह का रैपिड रिथमिक ब्रेन होता है, यानी कि एक एक्टिविटी होती है, चाहे वो एक्टिविटी आपकी जैसे कि मान लीजिए कोई कोई ग्रोथ है आपकी, या कोई याददाश्त, या कोई जैसे सपनों की एक अवस्था सी होती है जिसके अंदर ब्रेन की सॉरी अवस्था होती है जिसके अंदर कुछ कार्य जो होते हैं स्पीड से हो रहे थे, मीन्स आप सो तो बहुत तेज आराम से गहरी निद्रा में रहे हैं, लेकिन आपकी कोई याद या आपकी कोई मेमोरी अचानक से उछाल में आ जाए, तो उसे हम उस उछाल को यानी कि इस उछाल को हम क्या बोलेंगे? स्लीप स्लिप स्पिंडल। ये थोड़ी सी कुछ सेकंड्स के लिए आती है, उसके बाद फिर से गहरी निद्रा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? फिर आएगी, फिर गहरी निद्रा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? फिर आता है के कॉम्प्लेक्सेस। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये हमारे किस प्रकार का हमारा कॉग्निटिव लेवल है, या कहें कि हमारी यादाश्त कैसी है, सोच विचार हमारे कैसे, संस्कार जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी जो धारणाएं हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो हमें लगता है ना जैसे कि ये कुछ घटित हुआ हुआ था, पहले से कुछ घटित हुआ हुआ था, तो वो हम यहाँ से हमें समझ आ पाती है उसके बारे में, ठीक है? और अगर हम बहुत ही शांत दिमाग के हैं या बहुत शांति से किसी भी कार्य को कर पा रहे हैं,
आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग बहुत चिल्ला-चिल्ला के काम करते हैं, भाग-भाग के, लेकिन उनके दिमाग में और बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। वो रिलैक्स्ड नहीं होती, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे या अपने हाथ की कोई ऐसी मूवमेंट करते रहेंगे। तो वो शांत नहीं है, मेंटली दे आर नॉट काम, ठीक है? लेकिन उनके साथ क्या होता है, कुछ अगर दूसरी कैटेगरी के लोग देखेंगे, उनके पास बहुत सारे काम हैं। उनको पता है कि मेरे को आज मेरी 10 चीज़ों में, मेरे को यहाँ मीटिंग में या इस 10 जगह पे मुझे वहाँ प्रेज़ेंट होना है। मुझे हर जगह पे, हर उस जगह पे मुझे कुछ नया बोलना है या नया कुछ करना है या मुझे नया कुछ सबमिट करना है या मुझे कुछ नया करने को मिले या मैंने ही पार्टिसिपेट करना है कुछ नई चीज़ के अंदर। वो ऐसे लोग जो होते हैं जिनको करना भी है, कराना भी है, ऐसे लोग आप देखेंगे बड़े शांत दिमाग के होते हैं। दिमाग में चल बहुत कुछ रहा होता है, पर उनकी एक्टिविटीज़ में आपको कभी नहीं दिखेगा कि मिसबिहेवियर, ज़्यादा चीखना, ज़्यादा चिल्लाना या ऊँची आवाज़ में बात करना, आप उनके बिहेवियर में ऐसा कुछ नहीं पाओगे। वो हर काम को एक के बाद एक के बाद एक के बाद करते जाएँगे और कुछ काम ऐसे होंगे जिनको वो एक साथ कर पाएँगे। तो इतनी इंटेलिजेंस कहाँ से आ पाती है? इतना इंटेलिजेंट वर्क वो कैसे कर पाते हैं? वो इस वज़ह से कर पाते हैं उनकी जो निद्रा है उसमें स्टेज 2 में उनको काफ़ी अच्छे से आराम मिला है और उनकी जो बुद्धि है, पुराने जो कुछ भी उन्होंने पूरे दिन में याद किया, जो उन्होंने बचपन से लेकर आज तक सीखा, वो सब कुछ बहुत ही अपनी स्मृति पटल के अंदर बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? वो इसी वज़ह से इस स्टेज के अंदर बिल्कुल साफ-सुथरा हो जाता है, ठीक है? क्लियर हो पाता है। के कॉम्प्लेक्स क्या होता है? पोटेशियम कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं ये? डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन एक्टिविटी दैट इज़ आल्सो थॉट टू सप्रेस कॉर्टिकल अराउज़ल, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपको कार्य करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको उठाती है या आपको आपसे कुछ कार्य करवाने के लिए आपके मसल्स को एक्शन देती है। आप कुछ सोच पा रहे हो, आप कुछ कर पा रहे हो। जैसे आपने कुछ सुना, उस पे रिएक्ट करने के लिए ब्रेन ही रिएक्ट करेगा ना। जब तक ब्रेन नहीं कहेगा कि इस पे कुछ रिएक्ट करो, चलो, भागो, दौड़ो, कुछ भी करो या कुछ आपने आंसर करना है बोलकर या आपने आँखें खोल कर कुछ देखना है, तो वो सारी एक्टिविटी जो होती है ना, वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। वो नहीं करती है। लेकिन जब हम नॉर्मल अवस्था में होते हैं, जब हम जागरूक अवस्था में हैं, तब ये सारे काम हम करते हैं। कहीं आवाज़ हुई, हम फटाफट से घूम के भी देखेंगे, आँखें भी खुली रहेंगी और कान भी बिल्कुल सचेत हो जाएँगे, कि ये आवाज़ कैसी थी? हम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस चीज़ की गिरने की आवाज़ थी। ये तो कुछ ऐसा लगा, ऐसी कुछ गिरने की आवाज़ थी। तो ये सारी कैलकुलेशन माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपके दिमाग में हो गई और आप वैसा ही भाग रहे हो या वैसा ही कुछ देखने का प्रयास कर रहे हो या उस जगह पे गए हो। जहाँ से ये आवाज़ आई है। जब जहाँ से भी आवाज़ आई है, आप जाते भी उसी डायरेक्शन में हो। ये सारी कैलकुलेशन कितनी देर में हो गई? माइक्रो सेकंड्स के अंदर हो गई। वो किसकी वज़ह से होती है? जब हमारा पोटेशियम जो कॉम्प्लेक्स है वो अच्छे से काम करता है इन अ डे लाइट, यानी कि जब हम जागृत अवस्था में हैं, ठीक है? अच्छा, they are also thought to help with sleep-based memory consolidated, which is the theory that the some memories are transferred into long-term memory. अत्यंत इम्पोर्टेंट है रियल लाइफ के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है रियल लाइफ को समझने के लिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम स्टेज 2 के अंदर होते हैं, तो हमारी जो मेमोरी है, जैसा मैंने कहा ना कि किसी की स्मृति इतनी तेज़ कैसे है, कि उस बचपन का पढ़ा हम बड़े होते तक उसको यूज़ कर रहे हैं। आप कभी नोटिस करेंगे तो जो डॉक्टर्स हैं, तो उनको सब याद होता है। उनको सब याद रखना पड़ता है। जो इंजीनियर्स हैं, उनको भी सब कुछ याद करके रखना पड़ता है। मैथ्स की छोटे से छोटा फ़ॉर्मूला, बड़े से बड़ा फ़ॉर्मूला। क्या वो छोटा फ़ॉर्मूला भूल चुके होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? नहीं, वो नहीं भूले होंगे। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से लेकर आज तक उन्होंने एक तो रिवीजन बहुत बार हो रही है, रिवीजन मैं कहूँगी रिपिटिशन बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो ये है। लेकिन एक समय के बाद ना ये फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ में ही नहीं आ रहे उनके, पर उनको याद है। कैसे? क्योंकि उनकी इस स्टेज पे निद्रा की अवस्था में, इस स्टेज के अंदर इनकी जो मेमोरी थी, जो छोटे समय के लिए थी, उसको हमने बड़ा कर दिया। यानी कि उसको मैंने बहुत अच्छे से जमा दिया अपनी स्मृति पटल के ऊपर। अब इसी के बारे में जो मेमोरी है ना, मेमोरी के बारे में हम आगे चलकर डीप में पढ़ेंगे भी कि किस प्रकार की कितनी मेमोरीज़ होती हैं। शॉर्ट टर्म कौन-सी होती है, लॉन्ग टर्म कौन-सी होती है, डिक्लरेटिव कौन-सी होती है, किस तरह से।
उसके बारे में हम आगे चलकर और अच्छे से चर्चा करेंगे। पर अभी यहाँ याद कर लीजिए कि छोटी बात को आपने हमेशा के लिए फिक्स कर दिया अपने दिमाग में, वो इसी N2 स्टेज के अंदर ही होता है। कौन सी स्टेज के अंदर होता है ये? स्टेज 2, N2, ठीक है? इस स्टेज के अंदर ही सब कुछ हमारा होता है, ठीक है? किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही है? अभी तक कोई भी प्रश्न? जी, अति उत्तम, ठीक है। एक बार यहाँ देख लेते हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4 हमें क्या कहना चाहता है? स्टेज 3 और स्टेज 4 के अंदर जब हमारी स्मृति अच्छे से अच्छी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, मेरी छोटी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो अब लॉन्ग टर्म के अंदर भी कन्वर्ट होती चली जा रही है। मतलब जो मैंने दिनचर्या में पढ़ा होगा वो मेरे को याद आ रहा होगा उस वक़्त, वो धीरे-धीरे सेटल डाउन हो रहा होगा ब्रेन के अंदर। 3 एंड 4 में फिर क्या हो रहा है? कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज स्लो वेव स्लीप, एसएमएस। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं इसको? स्लो वेव स्लीप कहते हैं। मोस्ट ऑफ ऑकर ड्यूरिंग फर्स्ट थर्ड ऑफ द नाइट। जो फर्स्ट थर्ड, जो हमारा पहला एक तिहाई भाग है वही निद्रा का, रात्रि का, वो इसके अंदर आता है और ये स्लो होते हैं इसके अंदर, जैसे कि डेल्टा वेव जो होती है हमारी मेडिटेशन वाली, ये कई लोगों में बहुत कम होती है, कई लोगों में अच्छी होती है, और जिसमें अच्छी होती है, लंबा ड्यूरेशन होता है, ऐसे लोगों की थकान भी उतरी होती है, ऐसे लोग मेंटली बड़े ही फ्रेश होते हैं, बहुत फ्रेश होते हैं ऐसे लोग। कुछ नया करने की उम्मीद या लगन इनके अंदर कुछ अलग तरीके से जगती है, ठीक है? अब ये इन्होंने समाधि की टाइप टाइप की अवस्था में ऑलमोस्ट एक बार होकर आ चुके हैं। तो अगर आप ये कहें कि अगर नींद आप अच्छी ले रहे हैं तो छोटी-छोटी समाधि तो आप डेली ले रहे हो, ठीक है? छोटी-छोटी समाधि हम डेली ले रहे हैं। तो हाफ टू ऑसिलेशन, यानी कि आधे से 0.5 से लेकर टू ऑसिलेशन ऑफ दीज ब्रेन वेव्स पर सेकेंड, यानी कि कितना हो गया इसके अंदर? 0.5 टू 2 ऑसिलेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होती है? इतनी होती है ब्रेन वेव की पर सेकेंड, ठीक है? रियली डिफिकल्ट टू वेक अप, इसमें भी उठना मुश्किल है। स्टेज टू में भी मुश्किल था, 3 and 4 में भी मुश्किल है। वॉक एंड टॉक इन दिस स्टेज, जो नींद में उठने की बीमारी है, चलने की बीमारी है। अच्छा, एक और बीमारी होती है नींद में खाने की भी होती है, और भी बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे पढ़ेंगे। नींद में खाने की भी होती है, वो भी इस स्टेज के अंदर ही आती है, ठीक है? द अराउजल थ्रेशोल्ड इज द हाईएस्ट इन स्टेज इज 4, यानी कि मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? यानी कि 4 पर सेकेंड, ठीक है? हाई वोल्टेज स्लो वेव एक्टिविटी ऑन द ईईजी, यानी कि अगर जब हमारा चार्ट जब जिसके अंदर हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है, जब हम वो तारे लगा के देखते हैं ना, कभी मूवीज में हमने देखा होगा, तो ब्रेन में सर की तरफ कुछ ऐसे छोटे छोटे सुइयां या कुछ तारे निकलती हुई लगा रखी होती हैं। मॉनिटर पे चेक कर रहे होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो चेक कर रहे हैं उसके ऊपर कैसे आ रहा है, और नीचे ग्राफ बनता जा रहा है, ठीक है? तो जो ग्राफ बन के आ रहा है सामने और जो पेपर पे भी उतर रहा है, उसे हम देखेंगे ना, तो आपको जब उसके अंदर जब वो देख रहे होंगे, मॉनिटर पे जब वो देख रहे हैं, तो उसमें उनको दिखेगा कि बहुत हाई वोल्टेज वाली वेव्स बन रही हैं। धीरे-धीरे तो जा रही हैं, पर हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज का मतलब क्या हो गया? कुछ लोगों का, अपने यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में करंट है, यहीं से समझिएगा। हमारी बॉडी में करंट है, ठीक है? हमारी बॉडी में जो करंट है, वो बहुत ऐसे फैला हुआ है एक तरह से अभी। क्यों? क्योंकि वेव्स बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे उछाल में है। जो मेडिटेशन करते हैं और प्राणायाम करते हैं और समाधि की तरफ अपना ध्यान लगाए बैठे होते हैं, या फिर जिनकी ये अवस्था बहुत अच्छी होती है, तो इस अवस्था में वो एक बल्ब को भी जगा सकते हैं। हाई वोल्टेज में रहता है, यानी कि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है बॉडी की, वो अच्छे स्तर पे होती है, काफ़ी ऊँचे स्तर पर होती है, आप ऐसा कहेंगे, ठीक है? इनका चार्ट बना के ही याद कीजिएगा, अदरवाइज़ ये याद नहीं होगा। तो एक छोटा-सा इसका रिकैप है यहाँ पर, कि जो रेम की स्लीप होती है, व्हेन आईज़ मूव रियली रैपिडली बीनीथ योर आईलिड्स, जो आपकी पलकें हैं उसके नीचे, पलकें नहीं, जो ये पलक के जो अगर वाला भाग होता है, उसके नीचे जब हमारी आँखें, जब हमारी आँख की पुतली जब हिलती है और बहुत तेज़ से हिल रही होती है, वो अवस्था क्या कहलाएगी? रेम, रैपिड आई मूवमेंट। मसल्स आर पैरालाइज्ड
मसल्स तो खैर नहीं हिलेंगी। उसमें अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि उठ के कोई कार्य कर ले। आपको पता है रैम की स्लीप जब होती है, हम उठने की अवस्था में होते हैं, तो हमारे हाथ किस तरह से चलते हैं। बहुत ज़बरदस्ती हो रही होती है, हम अपने साथ कर रहे होते हैं। या अगर इफ समवन सेड कि मेक योर बेड, तो आपसे अपना बिस्तर बनाते वक़्त कितनी आपको मुश्किल होती है, तो हमें पता है। बाथरूम में जाएँगे तो एक आँख खुली है, एक आँख नहीं खुली है। या फिर इस अवस्था में जो नहीं उठे हैं अभी, जो बेड पे ही हैं, अभी भी कुछ गिरेगा, कुछ होगा ना, तभी वो उसको हल्का-सा आँख खोल के फिर दोबारा सो जाएँगे। फिर नहीं नहीं देखेंगे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वो ज़्यादा उसपे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मसल्स जो हैं वो अभी प्रॉपर्ली ना तो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो अवस्था है हमारी बॉडी की, जैसे वो हमारे दिमाग से चलती है, जैसा हमारा दिमाग कहता है, वैसा जैसा उसको चलना चाहिए, अभी उस कंट्रोल में दोबारा से कनेक्टिविटी दोबारा हुई नहीं है। वो कहते हैं ना कि 2 तारों को अभी इकट्ठे जोड़ा नहीं गया। तो रैम का भी वही चल रहा है, अभी वो 2 तारें प्रॉपर्ली जुड़ी नहीं हुई हैं। इसलिए मसल्स कैसी हैं? थोड़ी पैरालाइज़्ड है। मतलब कि जिस अवस्था में छोड़ा था या छूटी हुई हैं नींद में, वो वैसी की वैसी हैं, उसपे कंट्रोल नहीं आया। ये पर हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जब अगर अगर ऐसा नहीं होगा, अगर वो कंट्रोल में रहेगी इस अवस्था में भी, तो क्या होगा? इसका मतलब मेरी बॉडी रिलैक्स नहीं हुई है। इसका मतलब 2 तारों को आपने आराम होने करने का मौका ही नहीं दिया। मतलब वो पूरी रात कहते हैं ना, पूरी रात टीवी चल रहा है तो चलता रहा है। पूरी रात मशीन चल रही थी तो चलती रही है। अब सुबह आपको मशीन चाहिए होगी। आप इसको ऐसे समझिए, पूरी रात मोबाइल चल रहा था, अब बैटरी खत्म हो गई है। अब बैटरी खत्म हो गई है, तो यूज़ करने का जब समय आया तो बैटरी का मतलब फ़ोन तो अब चलेगा ही नहीं, ऑन ही नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है, अगर आप सोएँगे नहीं तो उसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। वो आपने उसको ओवर यूज़ कर लिया, उसको चार्ज होने का बीच में समय नहीं दिया, और वो भी उस टाइम पे ही वो चलती रही जिस टाइम पे उसका कोई कार्य या उसको कहीं की उसकी ज़रूरत नहीं थी। जिस टाइम पे उसको चार्ज होना था, आपने उस टाइम पे उसको ओवर यूज़ कर दिया और बिना चार्ज पे लगाए किया। अगर आप सोचे कि फिर मैंने चार्ज पे तो लगा रखा था, मैं सो तो रही थी, फिर भी मैंने ये एक्टिविटी मेरी बॉडी की हो रही थी, तो मतलब बात तो सही है, ऐसा हो जाना चाहिए ना, बॉडी भी रिलैक्स हो जानी चाहिए और बॉडी भी बिल्कुल चार्ज अप हो जानी चाहिए। क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि यही सब चीज़ें तो नहीं करनी है। आपको कोई कार्य नहीं करना, मेंटली भी कोई कार्य नहीं करना। आपने अपने मसल्स को नहीं यूज़ करना। तो जो लोग ऐसा करते हैं और बहुत लंबे समय तक ऐसा करते आ रहे होते हैं, उनको ब्रेन की प्रॉब्लम भी होती है, उनको शारीरिक प्रताड़ना होती है, वो उनको बाद में आगे चलकर सहनी पड़ती हैं। और सिर्फ़ मसल्स की प्रॉब्लम नहीं होती, ऑर्गन्स की भी होती है। उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने है। जो कोई इंसान अगर स्ट्रेस में या डिप्रेशन में लंबे समय तक होता है, तो हम देखते हैं ना, उनको या तो किडनी की प्रॉब्लम हो गई, स्टार्ट हो गई, हार्ट की हो गई, लीवर की प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हम देखते हैं ना, उनको प्रॉब्लम आ रही है, और ये बात प्रॉब्लम छोटी नहीं है, छोटे से बड़े हो जाती हैं, और लीवर की और किडनी की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कुछ छोटी नहीं है। बीपी की प्रॉब्लम एक बार स्टार्ट हो जाए तो हो जाए, उसको तो कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं रहता फिर। हालाँकि योग में है, पर अगर इसको शुरुआती दौर में पकड़ लिया जाए तो अच्छा है, ठीक है? फिर आता है पैराडॉक्सिकल स्लीप, यानी कि ब्रेन तो एक्टिव है बट बॉडी इज़ इन रेस्ट। ब्रेन एक्टिव है, हम समझ गए ना ब्रेन कैसे वाला एक्टिव है? सो रहा है, थोड़ा-सा जाग रहा है, फिर थोड़ा-सा सो रहा है, फिर जाग रहा है वाली बात है। मतलब कि रैम में आता है, नॉन रैम में आता है, ठीक है ना? और फिर जब नॉन रैम में आता है तो कंप्लीटली उसका क्या बॉडी क्या होती है, रेस्ट में होती है। पर ब्रेन एक्टिव होता है, ब्रेन एक्टिव से मतलब क्या है, हार्मोन्स निकलने का कार्य हो रहा है। जहाँ बोन्स को बड़ा होना है और बोन्स के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है, वो कार्य तो चल रहे हैं उसके। ठीक है? ब्रेन एक्टिव है इसका मतलब एक और क्या हुआ कि अभी भी हमारा हार्ट काम कर रहा है, वो भी बीट कर रहा है, लंग्स अभी भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है? किडनी अभी भी कार्य कर रही है, ठीक है? तो और जो हमारा लीवर है वो भी हर वक़्त कार्य कर रहा होता है, ठीक है? तो ये जो ग्लैंड्स हैं और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं। उनका काम चलता चला जा रहा है, बोन्स के अंदर एक्टिविटी नहीं होगी, अगर रुक जाएगी तो खून नहीं बनेगा। खून नहीं बनेगा तो फिर हम जब उठेंगे तो हमें कैसे अच्छा लगेगा? हमारे अंदर ऑक्सीजन कौन प्रदान करेगा पूरी बॉडी के अंदर? और ऑक्सीजन पहुँच रही है ना ब्रेन तक, तो ये इसका मतलब कहीं न कहीं ब्रेन एक्टिव है। उसको जो-जो हार्मोन्स चाहिए ऑर्गन्स को, वो कौन रिलीज़ करवाता है? ये सब आप ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ चुके हुए हैं। तो कौन-कौन कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ऑफ कोर्स ग्लैंड से होते हैं, पर उनको जो कमांड है वो कहाँ से आती है? कौन बताएगा मुझे? पूजा रानी जी बताएँगी। कमांड कहाँ से आती है? स्पाइनल कॉर्ड से?
पूजा रानी जी बताइए। लाविजन जी। मैम हाइपोथैलेमस जो हमारा मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी। जी करेक्ट। तो हमारा ब्रेन ही है ना जो उसको मेन असली कमांड देता है कि अच्छा, कमांड देता तो रिलीज करने की भी है, फिर दूसरी कमांड कौन सी देता है कि रुक भी जाओ। ठीक है, रुक भी जाओ। तो क्योंकि क्या होता है कि मान लो मैं आपको मोटे तौर पे बताती हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड का कैसा होता है, तो ब्रेन का आपको पूरा समझ आ जाएगा, फिर ये भी समझ आ जाएगा कि निद्रा में हमें बाकी के काम कैसे रोक देने जरूरी होते हैं। कि बाकी काम आलतू फालतू काम मत करो, चलो नहीं, बोलो नहीं, खाओ नहीं, टीवी मत देखो या वेब सीरीज मत देखो आज की डेट में, ये सब मत करो। अब जो बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स का जो कार्य है उसको बस करने दो, प्लीज उसको डिस्टर्ब मत करो। निद्रा ये कहना चाहती है आपसे। और फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ यहाँ से होती है। ठीक है, अगर मैं ज्यादा भी कुछ इसमें समझाने का प्रयास किया तो ये टॉपिक हमारा रह जाएगा। ठीक है, ये वैसे आप मतलब आप लोग पढ़ चुके हुए हैं, इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसको इन डेप्थ नहीं लिया है। ठीक है, अब निद्रा की अवस्था कैसी होती है देखिएगा यहाँ पर। पहले तो नॉन रेम आएगी, फिर रेम आ जाएगी, फिर नॉन रेम आएगी, फिर रेम आ जाएगी, फिर नॉन रेम आएगी, फिर नॉन रेम आएगी। तो ऐसे बीच बीच में होता रहता है। ठीक है, तो टोटल साइकिल जो होती है, हर एक साइकिल जो होती है, स्टेज जो होती है हमारी नियरली 90 मिनट की होती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक बार इसको देख लेते हैं। ये अवस्था मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ईईजी क्या होता है। ईईजी क्या होता है? ईईजी होता है हमारे लिए एक मशीन है, एक मेडिकल डिवाइस है। ये हमारी किस काम आती है? बहुत सारे कामों में काम आती है। फिलहाल ब्रेन की एक्टिविटीज को समझने के लिए, ब्रेन को समझने के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टू रीड अ ब्रेन वेव्स। किसको? हमारी ब्रेन में उठती तरंगों को पढ़ने के लिए ये हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो जब ये ऐसे होता है ना, इस तरह की कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं, कुछ इस तरह से ये आप कहें कि तारे आप कहेंगे, ये लगाई जाती हैं। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इनके बीच में कैसे ये छोटी छोटी चीजें लगी हुई हैं। ठीक है ना, इनको हम इलेक्ट्रोड्स के नाम से भी जानते हैं। हार्ट के पास भी लगी होती हैं टू नो द एक्टिविटी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ईईजी एक तरह का टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है एबनॉर्मेलिटीज को ब्रेन वेव की, या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब तो हम सब जानते हैं, इम्पल्स जो उठती है, तरंगे उठती हैं, जिसे हम कौन सी मूवमेंट बोलते हैं ब्रेन में। जब एक न्यूरॉन से एक इम्पल्स निकलती है, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरह निकलती है, तो किस प्रकार की वेव बनते हुए आगे जाती है, या कहेंगे वो कौन सी मूवमेंट कहलाई जाती है? एक मूवमेंट का नाम है। माइलिन शीज होती है बीच में, फिर नोड्स ऑफ रणवीर से वो ऊपर की तरफ उछलते हुए जाती है। उस मोमेंट का भी एक नाम है। आप ह्यूमन एनाटॉमी साथ साथ में नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ेंगे तो ये चीजें ज्यादा याद हो पाएंगी, ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, रियल लाइफ से और ज्यादा जोड़ पाओगे। मेडिकली इन सब चीजों को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो ये चीजें कम याद रहेंगी आपको। कैंगरू मूवमेंट बोलते हैं इसको। चले कोई नहीं। ठीक है, तो जो ये ब्रेन की जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हो रही है उनको ये देखता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर इलेक्ट्रोड्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल डिस्क। ये जो छोटे छोटे मैं आपको दिखाया था ना, ये कैसे सितारों के आगे ये जो जगह पे है, ये जो लगा हुआ है, छोटा पे आगे जो लगा हुआ है, जो हमारे स्कैल्प पे अटैच होता है, वो छोटे मेटल की डिस्क है। और इसके अंदर से हमारी कुछ पतली पतली तारें निकली होती हैं, और इनको हम जो स्कैल्प है, यानी कि जो सर है, जहाँ पे बाल होते हैं, उन एरियाज में, प्रॉपर कुछ कुछ एरियाज में स्पेसिफिक होती हैं ये। ब्रेन की एक स्टडी होती है, जो लोग न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, दे नो वेरी वेल कि लगाना कहाँ पर है। ऐसा नहीं यहाँ उठा के लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, कुछ भी जगह पे ही लगाते। उनको पता होता है कि कहाँ लगाना है। ठीक है, the electrodes detect tiny electrical charges that result from the activity of your brain cells. ब्रेन सेल से मतलब यानी कि न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं ये। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे बात कर रहा है?
ठीक है, या कैसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे केमिकल एक्सचेंज हो रहा है इनके बीच में, इस प्रकार से। अगर इलेक्ट्रिकल बात करेगा तो प्रॉपर्ली एक वेव बनते हुए वहां से निकलती है। तो वो किस तरह से हो रहा है सब कुछ, कैसे ये सब कुछ बन रहा है, उसको एक तरह का हमारे सामने मॉनिटर के ऊपर वो सब कुछ दिखाई देता है। कैसे वेव्स उठ रही हैं, ऐसे करके उठेंगी, फिर ऐसे करके जाएंगी, फिर ऐसे ऐसे करके जाएंगी, ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह से वो ब्रेन वेव्स बनती हैं। उन वेव्स का क्या मतलब है, क्या कैसे है, इस सब की पूरी स्टडी होती है। और ये सब कुछ स्टडी सब डॉक्टर्स ने कर रखी होती है। ठीक है, एंड देन वो आपको इसका मीनिंग बताते हैं लास्ट में। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, ये चीज क्यों बताई है, आपसे क्या पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा कि कौन सी मशीन यूज होती है, किसके लिए, इसके लिए, टू रीड द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन वेव को रीड करने के लिए। ठीक है, यहाँ मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया था, ये आप लोगों को जब अभी हम सारी वेव्स कंप्लीट कर लेंगे तब बताएंगे लास्ट। इलेक्ट्रोमायोग्राफी ये हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को पढ़ने के लिए है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ईएमजी मेजर्स मसल रिस्पॉन्स और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स ऑफ नर्व स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स। यानी कि नर्व, यानी कि दिमाग में जो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, वो कैसे कैसे उन तरंगों को ले रहे हैं और कैसे मसल्स को बोलते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। या मसल्स, हम जब हाथ उठा रहे हैं, रख रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस तरह की जो हमारी मसल एक्टिविटी है, ये न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी होती है। कैसे ब्रेन और हमारा मसल्स कैसे कार्य कर रहा है। और इन सब की स्किल बेस्ड जो भी पुस्तकों में कहते हैं ना, जैसे कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो गई, या कुछ भी पियानो हो गया, या जैसे मैंने बताया और म्यूजिकल आइटम्स, सॉरी म्यूजिकल आर्टिकल्स जो प्ले करना हो गया, या फिर डांस हो गया। और जितना भी आर्टिस्टिक वर्क है मेजरली कम्स इन दिस जो आर्टिस्टिक वर्क है, पेंटिंग है, खाना पकाना भी है, इनफैक्ट वो सब कुछ भी इसके अंदर आता है, जिसके अंदर हमारी मसल्स कैसे कार्य करती हैं, किस तरह से किस चीज को कैसे करना है। पियानो में हम देखते हैं ना कि बहुत स्पीड से फिंगर्स चलती हैं, देन एक धुन धुन बन जाती है फिर वो। ठीक है, दिस टेस्ट टू हेल्प एंड डिटेक्ट न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटीज। वैसे ये तो देखना चाह रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखना चाहता है एबनॉर्मलिटीज को। ठीक है, इन नॉर्मलिटीज को नहीं देखता, एबनॉर्मलिटीज को देखता है। मीन्स इनको पता है कि नॉर्मल बिहेवियर कैसा है, तो ये एबनॉर्मलिटीज को देखेगा। मीन्स ग्राफ के अंदर कोई भी कोई चेंज आएगा ना, तो हमें पढ़ने को पता चलता है, अच्छा ये नॉर्मल नहीं है, ये जो ऐसे ग्राफ जा रहा है ये नॉर्मल नहीं है। मान लो ये नॉर्मल नहीं है, तो फिर नॉर्मल होता क्या है। तो जो डॉक्टर्स देख रहे होंगे उनको पता है कि जब ये गया ऐसे, तो उसके बाद फिर इसको ऐसे जाना चाहिए था, फिर ऐसे करके ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, तो उन्होंने देखा ये तो नहीं आ रहा, ये एबनॉर्मलिटी है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, और ऐसे वैसे इन रियलिटी पढ़ा भी ऐसे ही जाता है, जो ग्राफ्स होते हैं उनको पढ़ा भी ऐसे ही जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द टेस्ट वन और मोर स्मॉल नीडल्स आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स आर इंसर्टेड थ्रू द स्किन इनटू द मसल्स। उसमें भी इलेक्ट्रोड यूज हो रहे थे, पर मेटल डिस्क के ऊपर लगे होते थे। ठीक है, उनको मेटल डिस्क जो होती है उस पे ही, हम मान लीजिए वही है इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ नीडल्स अंदर लगा दी जाती हैं कुछ, ये आप इस प्रकार का देखेंगे, ऐसा की नीडल्स लगा दी जाती हैं। ठीक है, चलो इसको भी याद कर लेंगे जो अभी हमने समझा। अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, ईईजी पढ़ चुके हैं, ईएमजी पढ़ चुके हैं, ईओजी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ईओजी इज अ टेक्निक फॉर मेजरिंग द corneal retinal standing potential that exists between front and the back of human eye। एक आंख की पुतली जो है उसके आगे का भाग, यानी कि जैसे हम देख पा रहे हैं, अगर मैं किसी की आंख को देख पा रही हूँ, या आप अपने आप को भी देख पाते हैं आईने में, तो आपने जब अपना प्रतिबिंब देखा तो उसमें आपने देखा कि सामने का जो दुनिया है वो आप कैसे देख रहे हो। ठीक है, अब आंख के पीछे क्या हो रहा है, कैसे कोई इमेज बनती है रेटिना पे, किस प्रकार से वहां बनती है, कैसे उसको कलर्स मिलते हैं, सब कुछ ये सारी चीजें जब फाइनल प्रोडक्ट बनकर आता है, वो एक इमेज का बनना, फाइनल जो वो इमेज बनकर आती है वो किस प्रकार से बन रही है, क्या वो ठीक बन रही है, क्या वो सही से बन रही है, उन सारी चीजों को देखना। और आई मूवमेंट को अच्छे से मेजर करना। पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, टिपिकली प्लेस आइदर अबव, बिलो और लेफ्ट एंड राइट ऑफ द आई, बिलो, अबव एंड राइट एंड लेफ्ट ऑफ द आई। ठीक है,
यहाँ पे भी सेम इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं। अब यहाँ पे पतली पतली सी इलेक्ट्रोड्स हैं, आप नोटिस कीजिए। ये देखिए, सब में इलेक्ट्रोड्स का आप देख रहे हैं ना, अलग अलग हैं। उसमें मोटी डिस्क थी ऐसे करके, फिर निडल्स आ गई, एंड देन छोटी सी चिप है। ठीक है, ओके, चलिए। ये इंपॉर्टेंट है, मशीन के नाम एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार, इसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। फुट नोट में इन 3 पॉइंट्स को जरूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अवेक कैसी होती है, रैम कैसी होती है, नॉन रैम कैसी होती है, अभी तक हमने ऊपर पढ़ी थी ना, वेव्स में बना रही थी बार बार। तो ये वेव्स कुछ इस प्रकार की हैं। अगर हम ईईजी पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर हम ब्रेन को पढ़ेंगे, तो अगर हम जागृत अवस्था में, जैसे कि अभी की अवस्था है, तो वो कुछ इस प्रकार की होगी। फिर जब हम रैम की उसमें होंगी, जब रैपिड आई मूवमेंट चल रहा होगा, तो ये कुछ इस प्रकार की होगी। और जब हम बिल्कुल गहरी नींद में चल रहे हैं, समाधि की तरफ हैं, तो हमारी ब्रेन वेव कैसी होगी, खुल जाएगी। खुल जाएगी मतलब क्या है, ये हो गया भागना। ये भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है। अब कोई स्लो स्लो चल रहा होगा तो कैसा होगा, ओके, कर लेते हैं, सो जाते हैं। थोड़ा स्लो स्लो चल रही है ना। और भागने की अवस्था कुछ इस प्रकार की है। आप देखिए कुछ कुछ सेम सेम सी है। ये थोड़ी ज्यादा भाग रही है बल्कि। यहाँ हम थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, कोई चीज को देखना है, रुकना है, सोचना है, क्या करना है उस बारे में। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर आता है ईएमजी, यानी कि मायो। मायो मीन्स हमारी स्किन के लिए, मसल्स के लिए मतलब। ठीक है, तो इसकी मूवमेंट कुछ इस प्रकार की है। जब हम रमे होते हैं तो हमारी मसल क्या कोई मूवमेंट होती है, नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होती। इस वजह से बिल्कुल सोई सोई सुप्त है। कुछ भी मत करने दो प्लीज, ऐसे वाली बात है। ठीक है, देन आएगा हमारा ये वाला नॉन रेम में। ये तो बिल्कुल ही सुप्त अवस्था में, लेकिन इसके अंदर कई कई जगह पे में स्लीप स्पिंडल्स भी बनते रहते हैं। हालांकि उनका मसल से कोई लेना देना नहीं है, पर यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी लोग उठ के चलते भी है। जैसे मैंने बताया था ना, नींद में चलने की बीमारी है, वो किसके अंदर आती है, नॉन रेम के अंदर आती है। तो ये अवस्था बदल भी सकती है। ठीक है, मतलब ये वेव थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। हाल फिलहाल इसकी जो वेव है कुछ बड़ी ही थोड़ी सी ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, ओके। ईओजी यानी कि आंख की। अभी हम बैठे हुए हैं, इस टाइम पे जो आपकी आईज हैं, इस टाइम पे थोड़ा कम चलेंगी, लेकिन फिर भी अगर आप मूवी देख रहे होंगे या कुछ देख रहे होंगे, तो इसके अंदर आंखें हमारी स्क्रीन पे ही रहेगी, लेकिन वो थोड़ी इधर उधर हिलेगी। या फिर हम पढ़ रहे होंगे तो वो अच्छे से मूव करेगी। ठीक है, रैम के अंदर हम जानते हैं, क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट है, इसलिए इन दोनों का डिस्टेंस कम हो गया है। और इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, वो बिल्कुल एक ही अवस्था में चल रही है। ठीक है, मसल मूवमेंट की इसके अंदर बात क्यों करते हैं ज्यादातर, क्योंकि मसल मूवमेंट के अंदर इसका क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी रिपेयर हो रही होती है। इस वजह से कई कई जगह पे बहुत सारे कार्य हो रहा होता है, तो हमारी बॉडी में मसल्स के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रही होती है। वैसे वाली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं, जो हम कर रहे हैं वो वाली नहीं। मतलब इनकी रिपेयरमेंट के लिए इनकी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है, उसको लेके। ठीक है, ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा यानी कि समाधि की अवस्था, उससे पीछे या थोड़ा कम, कम समाधि मान लीजिए। ठीक है, यहाँ हम कहेंगे ध्यान, धारणा, सॉरी धारणा ध्यान। जो ध्यान की अवस्था एक तरह से आप कह सकते हो, ये अच्छी उच्चतम अवस्था जो होती है वो। धारणा, हम धारणा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो गया। ठीक है, बीटा बहुत ज्यादा अवेक है, बहुत ज्यादा बोलना, चलना, और भाग रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, या हम कुछ प्ले कर रहे हैं, चाहे मैं कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ लिखने वाली भी, तो भी किस में आएगी, इसी में आएगी। ठीक है, फिर आता है गामा। गामा में क्या होता है कि कुछ एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव। ये जनरली जो होते हैं, ये वाले जो होते हैं, ये एक्सट्रीम हाइपर एक्टिव होते हैं। अच्छा, इनका दिमाग ना 10 जगहों पे लगा हुआ होता है। इनको मैंने कहा था ना, ये आप समझ लीजिए कि इनका हर जगह पे, चाहे दिमाग से हो चाहे फिजिकली हो। तो मेजरली हम यहाँ पे दिमाग की बात कर रहे हैं। तो दिमाग में क्या होता है कि इनकी ना एक्टिविटीज, या कहीं की बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं हर वक्त, कोई ना कोई कार्य इनके दिमाग में चल रहा होता है। जैसे मान लीजिए कोई कवि है, या कहीं आज की डेट में रैपर्स हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं। और इसके अलावा आप क्या लेंगे एग्जाम्पल में, जैसे कि अम, हाँ, न्यूज में जितने रिपोर्टर्स हैं, कि अभी न्यूज क्या आई, अभी कुछ नया आया कि नहीं आया। या फिर अगर हम कहेंगे चेस में है, जो पर्टिकुलर टाइम जो चल रहा होता है चेस का, वाइल प्लेइंग द चेस, तो आपको कॉन्टिन्यूसली सोचना है कि इसकी चाल इसने क्या चली है, मुझे कैसा रिप्लाई करना है। जो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है ना उस टाइम पे, ये ऐसा नहीं कि पूरे दिन ऐसा चलता रहता है, ये भी ड्यूरेशन में ही होता है। ठीक है, जैसी ड्यूरेशन आपकी चल रही है, वैसा एग्जाम टाइम भी आप कह सकते हैं।
कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, वैसे वाली अवस्था। ठीक है, ये रहा पूरा चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई या ये अवस्था अच्छे से ना चली तो एपिलेप्सी की यानी कि मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं, ट्यूमर इसी केस में होता है। ट्यूमर की एक और चीज समझते हैं, हम कहते हैं कैंसर सेल। कैंसर सेल हम हमारे सबकी बॉडी में है, मतलब कि आप ऐसा समझें कि घर में खाना बनता है और खाना जनरली थोड़ा ज्यादा बनता ही है, चाहे वो 1 चम्मच बने चाहे 2 चम्मच बने, वो थोड़ा ज्यादा तो बनेगा ही बनेगा। हर घर में ऐसा ही होता है? किसी घर में परफेक्टली सेम एग्जैक्ट क्वांटिटी का खाना बनता है क्या? नहीं बनता ना। अगर 3 कटोरी बनना है तो 3 कटोरी एग्जैक्ट पूरी आ जाएगी? नहीं, 2 चम्मच 1 चम्मच या तो कम रहेगा या तो ज्यादा बनेगा। कुछ क्वांटिटी में हमेशा ही चेंज तो रहता ही है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए यहाँ पर कि आपकी बॉडी में जो सेल्स बनने हैं उनमें कुछ तो ज्यादा बनने ही है, कैंसर सेल्स मतलब कुछ तो ज्यादा बनने ही बनने हैं। पर अगर हम डेली योग कर रहे हैं, डेली मेडिटेशन, प्राणायाम, त्राटक सब कुछ कर रहे हैं, अपनी क्रियाएं जो शुद्धि क्रियाएं वो भी कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम सब कर रहे हैं हम और प्रॉपरली कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में जो कैंसर के सेल हैं वो हमारी बॉडी यूज कर लेती है। क्या कर लेती है? यूज कर लेती है। या तो उसको खा जाएगी या तो उसको यूज कर लेगी, लेकिन और नहीं बने देती। उसकी जो मान लीजिए अगर 1 या 2 चम्मच या 1 कटोरी अगर एक्स्ट्रा बनी है तो वो थोड़ी थोड़ी करके बांट के घर के लोग खा लेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बनी है तो उसको बाहर जाके बांटना पड़ेगा, नहीं तो घर में पड़े पड़े क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी अगर किसी को नहीं दी तो। ऐसा ही होता है, जब सेल्स बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर बन जाते हैं, उनको रैपिडली उनको जगह चाहिए, उनको जगह चाहिए। फ्रिज में अगर बहुत ज्यादा अगर आपने पुरानी सब्जी रखी हुई, पुरानी मतलब मीन्स जो आप फिर से एक्स्ट्रा बन गई, उसको आप संभालते चले गए, बाहर आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हो, घर से बाहर नहीं निकाल रहे हो, ना खुद खा रहे हो ना किसी और को दे रहे हो, तो वो क्या होती जाएगी, फ्रिज के अंदर इकट्ठी होती चली जाएगी। इससे क्या होगा, फ्रिज की जो लाइफ है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, फ्रिज काम करना धीरे धीरे कम कर देगा, क्योंकि जितना ज्यादा सामान फ्रिज के अंदर रखोगे तो काम वो कम करता है। तो ऐसे ही या मान लीजिए आपने अपने बैग के अंदर, जब अपना ट्रैवलिंग बैग है आपका, आपने उसके अंदर इतने सारे कपड़े रख दिए कि वो बंद नहीं हो रहा है। अब ज्यादा बार बहुत बार ऐसा करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे बैग खराब होना शुरू हो जाएगा, जिप खराब होनी शुरू हो जाएगी, या साइड से फटना शुरू या टूटना शुरू हो जाएगा। करेक्ट, फ्रिज में भी ऐसा होगा। फ्रिज के केस में अगर लेंगे, खाने के केस में लेंगे तो धीरे से सड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब ऐसी अवस्था हमारी बॉडी की आती है तो हमारी बॉडी में जो ये सेल्स होते हैं, इतनी रैपिडली और इतने ज्यादा इनको जगह चाहिए होती है, फिर मतलब फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। एक ऑर्गन खराब हुआ, उसने फिर दूसरे को खराब करा, फिर ऐसे पूरी बॉडी को धीरे धीरे खराब करा, क्योंकि हर ऑर्गन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है। इंडिविजुअली तो काम करता ही करता है, अकेले में तो काम करता ही है, लेकिन एक सिस्टम के साथ भी काम करता है। तो जब ऐसी अवस्था होती है तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो पानी बहुत ज्यादा पियो, वॉक अच्छे से करो, और चलो ये तो सारी फिजिकल चीजें हैं, इसको हटा दीजिए। मेंटली जो, जिसके लिए मैं बताना चाह रही थी, मेंटली, इमोशनली, मतलब आपको अगर कोई चीज अगर आपके दिल में या आपके दिमाग में या आपके जीवन काल में कोई ऐसी बात रह गई जो पूरी नहीं हुई, उसे निकाल दो। अगर उसे नहीं निकालोगे तो वो ट्यूमर पैदा करने का एक कार्य करती है। अगर आपने कोई बात आपको बुरी लगी, आप उस समय पे नहीं बोल पाए और उसको आपने मन ही मन रखा, और ऐसे बार 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 होता जा रहा है, तो ये जो बार 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 हो रहा है कि कोई बात होती है, आप ज्यादा नहीं बोल पाते या उस बारे में प्रॉपर्ली जवाब नहीं दे पाते, आप चुप रह जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, बच्चे को, मतलब जो इंसान है वो अपने अंदर अपने इमोशंस को दबाना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे पे चक्रा हीलिंग भी बोला जाता है। जब हम मेडिटेशन या ओम बोलते हैं, उसमें सारी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। फिर दिन दुनिया से ना तो हमें कोई कोई बात बुरी लगी होती है, ना हमें याद होती है, याद भी होती है तो उसका बॉडी में असर नहीं रहता, बस धीरे धीरे हम उस बात को ही भूल जाते हैं। अच्छा कुछ हुआ था ऐसा, अच्छा हाँ हाँ हुआ तो था, मतलब वो कोई बात करेगा छेड़ेगा तो मुझे वो वाकया जरूर याद आ जाएगा, लेकिन वो मुझे उस तरह से चुभेगा नहीं। इसमें हम कहते हैं ना, कई बार आपने एक थेरेपी सुनी होगी, थेरेपी ही बोलते हैं इसको भी। अगर आप अपने जीवन काल में या अपने आप को फ्री करना चाहते हैं तो दूसरे को माफ करना जरूरी है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप बहुत सारी ब्लॉकेजेस को खोल देते हैं, तो वो भी ट्यूमर हमारा नहीं बनने देता। ठीक है, मतलब ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है एपिलेप्सी का, हमने बता दिया एपिलेप्सी क्या होता है। दो जो न्यूरॉन है ठीक से आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं ना, या फिर आप समझिए शॉर्ट सर्किट हो गया।
इस शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स से बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इकट्ठे एक साथ हो रही है, पर पहुंच किसी के पास नहीं रही है। पहुंच किसी के पास नहीं रही है। तो ब्रेन ने तो मतलब जितनी तरंगी थी वो तो छोड़ दी आपस में, ना दूसरा न्यूरॉन उसको लेके आगे आगे पहुंचा पा रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो कार्य तो प्रगति पे नहीं पहुंच रहा। या फिर कहें कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनको काम करना था मिलजुल कर, ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना, वैसे वाला, ठीक है। तो एक ने सामान पास कराना था, फिर दूसरे ने आगे 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 ऐसे करके कार्य चल रहा है। अब पास कराने की बजाय वो आपस में लड़ाई करके बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है कार्य हो रहा होगा? नहीं, कार्य नहीं होगा। ऊपर से क्या हो गया, शोर मचना शुरू हो गया। तो जो शोर मच रहा है ना आपस में लड़ाई का, वो न्यूरॉन्स का है। ना तो वो आपस में एक दूसरे को सामान ना पकड़ा रहे हैं, जो प्रोडक्ट उनके हाथ में था, कुछ भी था, चाहे तसले में कुछ भी कह लीजिए, सीमेंट था, बदरी थी, जो भी कह लीजिए, वो आगे ना तो सप्लाई कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, ना कोई टूल और कोई थे टूल्स उसको आपस में मतलब शेयर कर रहे हैं ऐसे, वो भी नहीं कर रहे, और बस लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या हो गया, एक तो कंस्ट्रक्शन का काम जो साइट पे काम था वो काम रुक गया, और ऊपर से शोर भी मच रहा, आपस में इनकी लड़ाई होनी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे ही ब्रेन में एक तरह मान लीजिए, पर जो सप्लाई तो हो रही थी, लेकिन सॉरी, इसमें जो सप्लाई है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की, वो तो निकल रही है, पर ये आपस में ठीक से एक दूसरे से ले नहीं पा रहे या दे नहीं पा रहे। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो ना हो रही है, ना दे पा रहे हैं, ना ले पा रहे हैं। तो इस अवस्था में मान लीजिए न्यूरॉन्स की आपस में एक तरह की झड़प हो गई है। वैसे हुआ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है न्यूरॉन तक, दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच नहीं पा रही है। इस अवस्था में क्या होता है, पूरी बॉडी अजीब सा रिएक्ट करती है। वो हम सब जानते हैं मिर्गी दौरे में कैसा होता है। तो बॉडी वो ठीक से समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या, मतलब कि ब्रेन ने करा क्या है। मसल्स को हिलाना नहीं हिलाना, हिलाना है नहीं हिलाना, कुछ बोलना है नहीं बोलना, आंखें खोलनी है नहीं खोलनी, तो आप देखते हैं ना कि पूरी बॉडी कंपन में आ जाती है। तो इस वजह से आती है, ठीक है। मेंटल डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी होनी शुरू होती है, जैसे कि किसी भी प्रकार का कुछ भी सोचना है, विचार करना है, अच्छे थॉट्स लाने हैं, बुरे थॉट्स लाने हैं, हार्मोन्स का सीक्रेट करना है। अच्छे थॉट्स और बुरे थॉट्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी यहाँ पर, ठीक है। किसी की बात को अच्छे में लेना, बुरे में लेना है, या फिर किसी बात पे हंसना है या खुश होना है, वैसा डिप्रेशन बना ही रहेगा, ठीक है, ये निकलता नहीं है। इसलिए ऐसे केस में थोड़ी सी झूम झाट चाहिए होती है। उछलने वाले सॉन्ग्स हम कहते हैं ना, पता नहीं कैसे सॉन्ग्स हैं, इतना उछलने वाले सॉन्ग्स हैं, इतना जोर, इतना शोर, देखो जरा गाने में, वो ऐसा शोर, ऐसा जोर जो होता है ना, इस स्टेज में बड़ा काम आता है ठीक करने के लिए, ठीक है। थीटा हीलिंग जो होती है नॉन रैम में आती है। अच्छा, ये जरूर याद कर लीजिए कौन कौन सी रैम की है, कौन कौन सी नॉन रैम की है। पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको समझ अपनी तरफ से आ ही चुका होगा, ठीक है। अच्छा, क्या बीमारी क्या क्या होती है, इफेक्ट क्या होता है बॉडी के ऊपर, एक्सेस डिप्रेशन स्टार्ट हो चुका हुआ होता है इनका थीटा में, इसलिए इसको हीलिंग स्टेज भी कहा जाता है। ड्राउथीनेस होती है, डीप मेडिटेशन रहती है, इसमें डीप स्लीप रहती है, इसमें डीप मेडिटेशन रहती है। अल्फा, नॉन रेम वाली, ठीक है, इसमें शवासन हम योग निद्रा करते हैं, अवेक बट रिलैक्स्ड, आंखें बंद रहेंगी, इन अटेंटिवनेस ब्रेन की रहेगी, थोड़ी सी आंखें खुली खुली सी, और आप कह लीजिए जैसे कि नशा सा रहना, ठीक से बात नहीं कर पा रही हो, ड्राउजीनेस, लाइट स्लीप, हल्की की नींद आ रही है, वैंडरिंग माइंड, मतलब कि दिमाग भटका हुआ सही है, बोल कुछ और रहे हो, जवाब कुछ और दे रहे हैं, मतलब सपने में कुछ था, वो वाली बात को या तो रिपीट कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि नींद में कोई कुछ पूछा था मम्मा ने, या आ- आसपास आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने, तो आपने जवाब कुछ और दिया होता है, देन दे आर लाफिंग, मैं पूछ कुछ और रही हूँ और आप आगे से रिप्लाई कुछ और कर रहे हो। तो ऐसे ये कब होता है, वैंडरिंग ऑफ द माइंड के अंदर, अल्फा के अंदर, ठीक है। बीटा, ये रैम का होता है, इसमें 13 to 30 साइकिल्स होती हैं, और लेस देन 50 होती है, ठीक है, सॉरी एक्सेस देन 50 होती है। तो आई हमारी जो ओपन होती है, अटेंटिव होती है, हम बिल्कुल जागृत अवस्था में आ चुके हुए हैं, तो ये, ठीक है, और मेंटल एक्टिविटी बढ़ चुकी है, अराउजल स्टेट मींस आप खड़े होके अब जागृत अवस्था में प्रॉपर्ली आ चुके हो, मेंटल टेंशन जो होती है, माइल्ड स्ट्रेस स्टार्ट हो गया, ओ कितना टाइम हो गया, मुझे ये वाला काम करना है, मुझे ये काम करना है, मेरा दिनचर्या है, मेरी दिनचर्या स्टार्ट हो चुकी है, मुझे ये बहुत सारे काम करने हैं, इस प्रकार से। देन गामा, गामा में 30 से 100 तक का एंजाइटी रहती है। एंजाइटी किस बात की, जैसे मान लीजिए चेस या कोई भी गेम खेल रहे हैं, चेस तो नहीं बोलूंगी यहाँ पे, मान लीजिए कोई भी गेम खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में है, हार तो नहीं जाएंगे, क्या करना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए, पल पर रणनीतियां बदल रही हैं, ये पल पर रणनीति बन रही, चेंज हो रही हैं, और
मेंटली बनती चली जा रही हैं। क्यों बनती जा रही हैं, क्यों चेंज हो रही हैं? क्योंकि हम सामने ऑपोजिशन पार्टी को चेक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी रणनीति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति में कोई चेंज करने हैं, अगर रिक्वायर्ड चेंज है तो करने हैं, तो हम वो करने के बारे में सोच रहे हैं। हम और ज़्यादा एनालाइज़ कर रहे हैं, सब चीज़ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसमें एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं शेयर मार्केट का, बड़ी उथल-पुथल चल रही है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है? स्ट्रेस ऑन पीक, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है इस जगह पे, ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो लोग खड़े हुए हैं, माता-पिता खड़े हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा हो, पर लेकिन अंदर कोई प्रियजन है अंदर, तो उनको एंग्ज़ायटी, उनकी स्ट्रेस जो होगी सबसे ज़्यादा ऊपर होगी। और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत बात बोल दी जाए तो उनका एंगर उनके कंट्रोल में नहीं होता, वो चिल्ला पड़ते हैं। वो एकदम से चीखेंगे, चिल्लाएँगे। और इसमें सबसे ज़्यादा नाम हमारा कई जाति हम जानते हैं, उनका नाम बड़ा खराब है कि वो हर वक़्त ही एंगर में या गुस्से में बात करते हैं, ठीक है? मैं नाम नहीं लूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि बदनामी ज़्यादा हो जाए, ठीक है? ब्रेन वेव्स, किस प्रकार के ब्रेन वेव्स हमने देख लिया, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा, ठीक है? इस प्रकार से भी देखेंगे तो याद रह जाएगा, ठीक है? स्लीप डिसऑर्डर्स के अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारी जो मैम कैन वी कंटिन्यू मैम फ्रॉम क्लास कितने टुमारो? टाइम, मैम ओह, कितने बजे सॉरी, सॉरी। क्लास टाइम ज़्यादा हो गया? ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया, थैंक यू सो मच। मैं अपना क्लास रिकॉर्डिंग प्लीज़ इंटरप्ट कर लूँ। जी, मैं क्षमा चाहूँगी इसके लिए कि मैंने ध्यान नहीं दिया। सेकंडली मुझे आप सबसे पूछना है, इसमें कोई और प्रॉब्लम, कोई डिस्कशन का पॉइंट आपको लगा कि नहीं ये तो नहीं मुझे समझ आया, मुझे पूछना है? किसी का भी कोई प्रश्न? नहीं है मैम। जी, अति सुंदर। ओके, यू हैव टू लीव द क्लास, आप क्लास लीव कर दीजिए सारे। थैंक यू मैम। धन्यवाद।